खंड 2 अध्याय 96 साइड स्टोरी किन यांग एक्स पेंग यिंग 8.1। टैन डांग ने जैसे ही घर में प्रवेश किया और यह संदेश पढ़ा, वह दंग रह गया। इतनी जल्दी? उसने सोचा कि वह थोड़ी देर और इंतजार करना चाहती है। टैन के माता पिता टीवी देख रहे थे और उसकी ओर देखा। क्या तुम पेंग यिंग को घर ले आए हो? टैन डांग ने अपना सिर नहीं उठाया, सिर्फ हाँ कहा। वह कमरे में गया और बंग ओने को बुलाया। क्या तुमने अपने माता पिता को बताया है? पेंग यिंग की आवाज मच्छर जितनी छोटी थी। हाँ, वे चाहते थे कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। तान डुओंग मुस्कुराया। अच्छा काम, अच्छा लड़का। बंग ओने ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। बकवास। तान डुओंग ने गंभीरता से पूछा, कब? मेरे माता पिता ने मुझे अभी तक नहीं बताया है, शायद अगले कुछ दिनों में। बंग ओने ने कहा। क्या आपके पास समय है? कभी कभी उसे किसी मिशन पर जाना होता है और उसके पास समय नहीं होता। टैन डोंग भी निश्चित नहीं है, इसलिए वह कहता है, समय आप तय करें। मुझे अभी भी नहीं पता। वह कुछ देर रुका, फिर मुस्कुराया। अब बताओ, तुम्हारे माता पिता को क्या पसंद है? मैं पहले से तैयारी करता हूँ। बंग ओने ने एक पल सोचा और कहा, मेरे पिताजी को चाय पीना पसंद है, इसलिए उन्हें एक चाय का सेट दे दो। मेरे घर में जो सेट है वह बहुत पुराना है। मेरे पिताजी किफायती हैं, इसलिए उन्होंने इसे नहीं बदला है, और वह मेरी माँ और मुझे नया सेट खरीदने भी नहीं देते। उसने अपने पिता को वह चाय का सेट उनके काम के पहले वर्ष में दिया था, लेकिन वे उसे फेंकने का साहस नहीं कर सके। ठीक है, तुम्हारी माँ का क्या हुआ? माँ, मुझे चुनने दो। ठीक है, मैं तुम्हें कल कार्ड दे दूंगा। पेंग यिंग ने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं। यह कोई महंगा उपहार नहीं है, बस इसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे। टैन डांग मुस्कुराया। तो कल रात मैं कुछ समय लूंगा। चलो साथ में खरीदारी करने चलते हैं। पेंग यिंग ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। अगले दिन नाश्ते में पेंग के माता पिता ने दलिया खाया और पेंग यिंग ने किन यांग द्वारा खरीदा गया टोस्ट खाया। साथ ही एक सुनहरा तला हुआ अंडा भी खाया, जो उसके स्वाद के लिए बहुत अच्छा था। पेंग के पिता ने उसकी ओर देखा। यिंग यिंग, इस सप्ताहांत किन यांग को रात के खाने के लिए बुलाओ। बंग ओने ने सोचा, क्या हम बाहर खाना खाने चलें? टैन डोंग को डर है कि उसके माता पिता बहुत थक जाएंगे। घर पर उसके माता पिता आम तौर पर उसे खाना पकाने नहीं देते हैं, और उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल टैन डांग ने कहा कि वह एक रेस्तरां में जाना चाहती थी। पिता पेंग ने अपना सिर हिलाया। बस घर पर रहो। बंग ओने ने सिर हिलाया। हाँ, समय शुक्रवार रात चुना गया था। आज बुधवार है, 2 दिन दूर है। पेंग यिंग और किन यांग पेंग की माँ के लिए चांदी के गहनों का एक सेट खरीदने के लिए साथ गए। पेंग की माँ को चांदी पसंद है। शुक्रवार दोपहर को किन यांग अभी भी मामले की जांच करने के लिए मानसिक अस्पताल गया था। जिस नर्स ने उसे पिछली बार पट्टी बांधी थी, उसने उसे देखा, आगे बढ़ने की हिम्मत की। उसका चेहरा लाल हो गया। कैप्टन किन, आपका वैक्सीन नंबर क्या है? टैन डांग ने उसकी ओर देखा। यह लड़की उसका पीछा करना चाहती थी। टैन यांग खांसने लगा, और जब वह सोच रहा था कि कैसे चतुराई से मना किया जाए, पेंग यिंग ने फोन किया। उसने जल्दी से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन किया है, मैं पहले जाऊंगा। दूसरी तरफ से बंग ओने ने कहा, तान डांग, मैं पहले घर जाऊंगा। बाद में समय पर वहां पहुंचना। मैं तुम्हें लेने नीचे जाऊंगा। टैन डांग ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। क्या आप जल्दी में घर जा रहे हैं? अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम दोनों साथ चलेंगे। अब लगभग 5 बज चुके थे। उसे उसके घर तक पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे। बंग ओने ने सोचा, पहले मुझे घर जाना चाहिए।
ठीक है, तो मैं 6 बजे से पहले नीचे आ जाऊंगा। हाँ, टैन डांग ने फोन रख दिया। जूनियर पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कैप्टन टैन, आपका वैक्सीन नंबर क्या है? मुझे जोड़ना। तान डोंग हंसा और डांटा, चले जाओ। सावधान रहना वरना मैं अपनी भाभी को बता दूंगी। तुम्हारी हिम्मत है, सावधान रहो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं गलत था। डिप्टी कैप्टन की लड़ने की क्षमता को स्टेशन में शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। रास्ते में किन यांग ने लू शिमिया को फोन किया। कुछ दिन पहले उसने घर को किराए पर देना बंद कर दिया था और इसे बेचने और पेंग यिंग के साथ हनीमून होम के रूप में उपयोग करने के लिए एक नया 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह एक तैयार अपार्टमेंट खरीदना चाहता था। फोन कनेक्ट हुआ और उसने सीधे पूछा, मियां, मुझसे पूछो कि क्या वहाँ कोई तैयार 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, अधिमानतः एक जिसे सजाया गया है। ल्यूक थोई मियां ने पूछा, क्या आप एक घर खरीदना चाहते हैं? टैन डांग मुस्कुराया, हाँ, मैं शायद जल्द ही शादी कर लूंगा। ल्यूक थोई मियां को पता था कि टैन डोंग की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वह उस लड़के का इंतजार कर रहा था जो गर्व से उसे दिखाएगा और उसका इलाज करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बदमाश इतने लंबे समय तक इसे रोक सकता है, और अब उसने यह भी कहा कि वह शादी करने वाला है। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया। कब? निश्चित रूप से इस वर्ष। टैनन डांग खुश था। ल्यूक थोई मियां ने दिन मैट की ओर देखा जो क्वेट बियो के साथ खेल रहा था। बंग ओन्हे के साथ? टैन डांग, माँ, आप यह भी जानती हैं? ल्यूक थोई मियां, अनुमान लगाओ। हर बार जब पेंग यिंग अपनी कक्षा से मिलती थी तो वह चुपके से किन यांग को देखती थी। अगर वह गलत नहीं थी तो पिछली कक्षा के पुनर्मिलन में उसने किन यांग को पेंग यिंग को घर ले जाते हुए देखा। अरे, उसने सही अनुमान लगाया। किन यांग प्रभावित हुई तो मैं घर खरीदने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। लू शिमिया का परिवार रियल एस्टेट का कारोबार करता है, इसलिए उनके लिए उपयुक्त अपार्टमेंट चुनना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू शिमिया, कोई और अनुरोध? तान डोंग ने सोचा, जल्दी ही करना होगा। ठीक है। लू शिमिया ने फोन रख दिया। किन यांग को राहत मिली। उसने कार की गति बढ़ाई और ठीक 5:50 पर पेंग यिंग के घर पहुंच गया। किन यांग ने ट्रंक से उपहार निकाले। पेंग यिंग चप्पल पहनकर उसके पास दौड़ी और बुदबुदाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी सारी चीजें मत खरीदो, है ना? टैन डांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे माता पिता ने तैयार की थी और उन्होंने मुझे उन्हें लाने के लिए कहा था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बंगोआना, ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीजें थीं। बंगोआना उसे उठाने में मदद करना चाहती थी लेकिन तान डोंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। मैं आगे चलूंगी। पेंग यिंग को चिंता थी कि उसका हाथ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। किन यांग मुस्कुराया, ठीक है, मेरा आदमी बहुत मजबूत है, चलो चलते हैं। मेरा आदमी। पेंग यिंग का चेहरा लाल था। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए पेंग यिंग ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आप घबराए हुए हैं? तान डोंग मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो असल में मैं थोड़ा तनाव में हूँ। माता पिता से मिलते समय कौन घबराता नहीं है? यदि वे आपसे खुश नहीं हैं, तो क्या होगा? पिछली रात तान डोंग ने जो कुछ भी कहना था उसके बारे में सोचा और लगभग पूरी रात जागता रहा। आज उसका उद्देश्य यह उम्मीद करना था कि पेंग यिंग के माता पिता उसके बारे में सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर वे सहमत हो सकते हैं तो वह थोड़ी देर बाद उसे प्रपोज करेगा। अच्छे भाइयों की तुलना में प्यार में पड़ना लगभग 10 साल बाद होता है। यह शादी करने से बुरा नहीं हो सकता। नहीं,
लू शी मियाँ और डिंगमी ने पहले ही अपनी शादी पंजीकृत कर ली थी। भूल जाओ, अभी भी जू कियान था। जू कियान और डू मिंग वेई को शायद एक लंबा रास्ता तय करना होगा। डू मिंग वेई का व्यक्तित्व संभालना बहुत मुश्किल था। पेंग यिंग ने उसकी मुस्कान को देखा। उसने सोचा, उसके माता पिता निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। दरवाजा खुला, वे दोनों अंदर चले गए। रसोईघर में पेंग की मां ने कहा, बूढ़े पेंग, कृपया मेरे लिए थोड़ा लहसुन छील दो। डैड बैंग, कटा हुआ या कटा हुआ? मां पेंग, इसे पतला पतला काट लें। वे खाना बना रहे थे। पेंग यिंग ने नई खरीदी गई चप्पलें किन यांग के पैरों के पास रख दी। उसने 43 साइज की चप्पलें खरीदीं, यह सोचकर कि क्या वे उसे फिट होंगी। आज किन यांग ने जानबूझकर नए जूते और मोजे पहने। उसने जूते बदल लिए और वे बिल्कुल फिट आए। वह उसके कान में झुकी और फुसफुसाई, क्या ये खास तौर पर मेरे लिए खरीदे हैं? बंग ओन्हे ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पिताजी 40 साइज के जूते पहनते हैं, आपका शायद इससे बड़ा होगा। मैं 43 साइज पहनता हूँ। बहुत बड़ा, पेंग यिंग ने कहा। सौभाग्य से उसने एक नया जोड़ा खरीदा है। किन यांग, क्षमा करें, मैं फिर से अंधेरा कर रहा हूँ। पेंग यिंग रसोई के दरवाजे पर गई और पुकारा, पिताजी, माँ, किन यांग यहाँ है। अपनी बात खत्म करने के बाद पेंग यिंग ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और किन यांग की तरफ देखा। किन यांग उसके पास गई, पेंग यिंग के व्यस्त माता पिता को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते अंकल और आंटी। पेंग यिंग के माता पिता ने उसकी ओर देखा और उसका निरीक्षण किया। किन यांग लंबा और मजबूत था, पूरे साल प्रशिक्षण लेता था। उसका शरीर बेशक कहने की जरूरत नहीं थी, उसकी शक्ल भी सुंदर और चमकदार थी। बस उसकी शक्ल देखकर वह वास्तव में उन उम्मीदवारों से कम नहीं था जिन्हें उन्होंने पेंग यिंग से मिलवाया था। किन की मां को यह युवक वाकई पसंद आया। उसने एक चम्मच पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। उसके हाथ में मौजूद चीजों को देखा और खुद को यह कहने से रोक नहीं पाई, तुम इतनी सारी चीजें क्यों लाए हो? यह बहुत महंगी है। तान डुओंग ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आपके और आपके चाचा के लिए एक छोटा सा उपहार। पिता पेंग ने उसकी ओर देखा, इत्मीनान से अपने हाथ पोंछे और बाहर चले गए। माँ पेंग ने कहा, बूढ़े पेंग, छोटे किन के साथ बैठो। मेरे पास अभी एक और डिश है। फादर पेंग ने वह कहकर जवाब दिया और रसोई से बाहर चले गए, टेबल पर रखे चाय के सेट को देखते हुए। पेंग यिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, पिताजी, किन यांग जानता है कि आपको चाय पीना पसंद है, इसलिए उसने आपके लिए एक चाय का सेट खरीदा है। बो बंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से डांटा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चाय का सेट मत बदलो? इसे खरीदना भी बर्बादी है। बैंग ओन्हे ने उसकी बाह पकड़ी और प्यार से कहा, पिताजी, चलो इसे बदल देते हैं। वह सेट इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, किनारे घिस गए हैं। क्या हम नया सेट आजमा सकते हैं? ठीक समय पर टैन डोंग मदद कर सकता है। टैन डांग मुस्कुराया, हाँ, मैं बाद में इसे धोने में आपकी मदद करूंगा। पेंग यिंग को भी ऐसा ही देखकर उसकी आंखों में याचना भरी नजर आई। उसने आह भरते हुए कहा, एक बड़ी बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता। हम एक दूसरे को कुछ ही समय से जानते हैं और उसका दिल पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड पर आ गया है। मैं नहीं, बैंग ओन्हे चिल्लाई। उसे बस डर था कि उसके पिता टैन डांग पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए उसने ऐसा कहा। टैन डोंग ने जल्दी से कहा, चाचा, दुखी मत हो, मैं ओन्हे के साथ हूँ। भविष्य में मैं भी आपके और आपकी चाची के लिए पुत्रवत रहूंगा। दामाद भी बेटा होता है। बेटी की परवरिश करना कोई नुकसानदेह बात नहीं है। पिता पेंग ने उसकी ओर देखा,
यह बच्चा बात करने में वाकई बहुत अच्छा है। उसके चेहरे पर नरमी आई। वह चाय का सेट उन्होंने मेरे लिए तब खरीदा था जब उसने काम करना शुरू किया था। मैं वाकई इसे बदलने का साहस नहीं कर सकता। बंगवान ने मुस्कुराया। पिताजी, मैंने भी यह सेट चुना है। क्या आप इसे मेरे द्वारा खरीदा हुआ मान सकते हैं? ठीक है, ठीक है, इसे बदलो। फादर पेंग ने हाथ हिलाया। टैन डोंग और पेंग उन्होंने उन्हें पुराने चाय के सेट को साफ करने और नए सेट में बदलने में मदद की। जैसे ही उन्होंने व्यवस्था करना समाप्त किया, मदर पेंग ने आवाज लगाई, अब हम खाना खा सकते हैं। फादर बैंग ने कहा, चलो पहले खाना खा लें। बंगवान ने सिर हिलाया। हाँ। उसने तान डांग के हाथ की ओर देखा, चिंतित होकर बोली, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? इतना सारा काम करने के बाद अगर घाव फिर से खुल गया तो क्या होगा? बैंग ओनो को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे पता था कि उसे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना चाहिए था। टैन डोंग मुस्कुराया। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से उसके गाल को चूमा। यह ठीक है। इस समय फादर बैंग ने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बैंग ओन्ह चौंक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तान डोंग ने शांति से जवाब दिया, मुझे पहले भी ठगा गया था। अब सब ठीक है। ओन्ह ओन्ह बस चिंतित थी। उसने हल्के फुल्के और सहज तरीके से बात की, लेकिन फादर पेंग ने फिर भी थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह बच्चा हर काम में अच्छा है, सिवाय इसके कि उसका काम काफी खतरनाक है। खाने की मेज पर फादर पेंग ने टैन डांग की नौकरी के बारे में पूछा। पेंग उन्होंने टैन डांग से कहा था कि उसके पिता अपनी नौकरी को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, इसलिए टैन डांग ने पहले ही एक स्पष्टीकरण सोच लिया था। चाचा, चाची, चाचा, कृपया निश्चिंत रहें। ऐसे मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं और उच्च जोखिम वाले मामले भी बहुत कम हैं। अगर खतरा भी है तो मैं बेहद सावधान रहूंगा और चोट न लगने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने सालों तक आपराधिक पुलिस अधिकारी रहने के बाद भी मुझे कभी गोली नहीं लगी। कभी कभी मुझे एक या दो छोटी चोटें लग जाती हैं, जो मेरे नियंत्रण में होती हैं। पेंग यिंग ने चुपके से उसकी तरफ देखा। पेंग के माता पिता बहुत देर तक चुप रहे और अंत में कुछ और नहीं कहा। पेंग की माँ मुस्कुराई। यिंग यिंग ने कहा कि तुम्हें बीफ खाना पसंद है, यह बीफ रिब डिश आजमाओ। मुझे यकीन है कि यह यिंग यिंग की तरह स्वादिष्ट नहीं है। टैन डांग ने एक टुकड़ा चखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सभी स्वादिष्ट हैं। आपका खाना मेरी माँ के खाने से कहीं बेहतर है। मदर बैंग मुस्कुराई। क्या आपके माता पिता सेवानिवृत्त हैं? टैन डांग ने सिर हिलाया। मेरी माँ सेवानिवृत्त हो गई है। मेरे पिता के पास अभी 3 साल और हैं। यही कारण है कि किन यांग को पिछले 2 सालों से लगातार आग्रह किया जा रहा है। मूल रूप से वे बहुत स्वतंत्र हैं। कल रात उन्होंने उसे आज कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। इस साल शादी करने का फैसला करना सबसे अच्छा है, फिर अगले साल एक बच्चा पैदा करना। उन्होंने कहा कि जब उनके पास खाली समय होगा तो वे उसके और उसकी पत्नी के लिए बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। उसने सोचा, फिर इसे पेंग यिंग और उसके माता पिता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। पेंग की मां ने पूछा कि उसके माता पिता क्या कर रहे थे। टैन डोंग ने उत्तर दिया, मेरी माँ एक अकाउंटेंट है। मेरे पिता एक मशीन रखरखाव कार्यशाला में प्रबंधक हैं। माँ पेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। किन यांग ने चुपके से सोचा, वे शायद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछना चाहते थे, जैसे कि उनके पास घर है या गैरेज या कुछ और। पेंग यिंग को डर था कि किन यांग खो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से बातचीत शुरू कर दी। माँ, आज आपने बहुत स्वादिष्ट बीफ रिब्स पकाए हैं, कृपया मुझे बाद में सिखाएं। माँ पेंग ने उसकी ओर देखा। क्या एक महान शेफ को अभी भी उसे सिखाने के लिए मुझ जैसी गृहिणी की आवश्यकता है?
सिखाने की जरूरत है। पेंग यिंग का अभिनय खराब है। ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। माँ पेंग ने अपना सिर हिलाया। यह सच था कि एक बड़ी बेटी को हमेशा के लिए घर पर नहीं रखा जा सकता। टैन डांग ने पेंग ओन को देखा। उसे इस तरह देखना दुर्लभ था। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी उसके साथ बिगड़ैल व्यवहार नहीं किया, बस उसके सामने शर्मीली बनना जानती थी। उसने पेंग यिंग की ओर देखा, फिर उसके माता पिता की ओर, और गंभीरता से कहा, चाची, चाचा, पेंग यिंग और मैं शादी करने के इरादे से मिले थे। मुझे वह वाकई पसंद है। यह भी पहली बार है जब मुझे कोई लड़की इतनी पसंद आई है। अगर आप सहमत हैं, तो मैं उसे अपनी सारी शुभकामनाएं दूंगा। अगर वह मेरे साथ है तो उसे निश्चित रूप से कोई तकलीफ नहीं होगी। पेंग यिंग के माता पिता दंग रह गए। पेंग यिंग शर्मा गई, चुपके से उसके पैर पर चुटकी ली। किन यांग के हाव भाव नहीं बदले। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पेंग यिंग, उसे डर था कि उसके पिता देख लेंगे। उसने जल्दी से खुद को दूर खींच लिया, लेकिन उसने उसे और भी मजबूती से पकड़ रखा था। पेंग यिंग ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कान लाल हो गए। किन यांग आज अजीब लग रही थी। टैन डांग ने उसका हाथ थाम लिया और आगे कहा, मेरे पास अभी बोरा कार है, जिसका इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है। अगर ओना ओना अपनी कार बदलना चाहती है, तो हम एक नई कार खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक 2 कमरों वाला अपार्टमेंट भी है, जिसे किराए पर देना बंद कर दिया गया है। मैं इसे बेचकर बैंक ओनर नाम से एक नया 3 कमरों वाला अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहा हूँ। उस समय उन्होंने 2 कमरों वाला अपार्टमेंट खरीदा था क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब जब रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसे बेचना और पिछले कुछ सालों की बचत के साथ जमा राशि का भुगतान करना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। उसके माता पिता ने उसे बहुत पहले ही इसे बेचने के लिए कहा था। पेंग यिंग के जन्म से पहले उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, इसलिए उसने इसे वहीं छोड़ दिया। पेंग यिंग के माता पिता एक दूसरे को देखकर कुछ हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी जल्दी बात कर लेगा, जिससे उन्हें धीरे धीरे पूछने की परेशानी से बचना पड़ा। वे उन्हें दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि पेंग यिंग ने पहले कभी किन यांग की पारिवारिक स्थिति के बारे में नहीं पूछा था। वह कुछ भी नहीं जानती थी जो उसके माता पिता ने उससे पूछा था, इसलिए पता लगाने की क्या जरूरत थी। पेंग यिंग ने सोचा कि चूंकि वे एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं, इसलिए उन्हें इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए। समय के साथ वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझ जाएंगे। पेंग की मां ने जब उसकी बात सुनी तो उसे राहत महसूस हुई। पेंग के पिता ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे जैसे आपराधिक पुलिस अधिकारी के पास कार और घर खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं? टैन डोंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास पहले से कुछ बचत थी। मैंने इसे अपने दोस्तों के साथ निवेश किया था। इन वर्षों में मैंने काफी कमीशन जमा कर लिया है। यह आय बिल्कुल वैध है। बंग ओना घबरा गया। उसके दोस्त ल्यूक थोई मियाँ और तू खिएन हैं। तुम्हें याद है? तो बस यही है। फादर पेंग ने उसकी तरफ देखा। थोड़े खतरनाक काम को छोड़कर टैन डोंग के पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों को देखने के वर्षों के अनुभव के कारण वह देख सकता था कि वह एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति था, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि अगर पेंग यिंग उसके साथ होगी तो उसे कष्ट होगा। पिता पेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं ये बातें आपसे यह पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पेंग ओने को कितना पैसा देना है। हम अपनी बेटी को वैसे भी नहीं बेचेंगे। मुझे पता है, लेकिन मैं उसे वह सब कुछ दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि आप निश्चिंत रह सकते हैं। किन यांग ने उनकी ओर देखा और गंभीरता से कहा,
पेंग यिंग का दिल काँप उठा। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी हथेली को खरोंच रही थी। किन यांग ने भी जवाब में उसे सहलाया। इतने सालों से उसका एक तरफा प्यार, उसकी दृढ़ता, उसका साहस, सभी को आखिरकार अपना अंतिम पुरस्कार मिल गया था। किन यांग, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। खंड 2 अध्याय 97 तान डांग एक्सपेंग ओन्ह की साइड स्टोरी 8.2 शाम के 9:30 बजे पेंग ओन्ह ने तान डांग को नीचे भेजा। तान डांग ने राहत की हल्की सांस ली और राहत में मुस्कुराया। बंग ओन्ह ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। तुम अभी भी कहते हो कि तुम घबराए हुए नहीं हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। किन यांग ने अपना सिर नीचे कर दिया और हंसते हुए, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। अगर आपके माता पिता मेरी तरह नहीं हैं, तो मैं आपको कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं जवाब दिया, आंटी यह आपका प्रेमी है। एक मोटी त्वचा दिल को छूते हुए उसे पकड़कर चलने लगा। जब वे कार के पास पहुंचे तो बंग ओन्ह ने उसे कार में बैठते हुए देखा और उसे सड़क पर सावधान रहने को कहा। किन यांग ने उसके गुलाबी होठों को देखा, कार के दरवाजे पर झुक गया, अपना आधा सिर बाहर निकाला, अपनी उंगली को हुक किया और मुस्कुराते हुए कहा, यिंग यिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पेंग यिंग उलझन में उसके करीब झुक गया। जैसे ही वह करीब झुकी, किन यांग ने अपना पूरा सिर बाहर निकाला और उसके होठों को चूमा, मुस्कुराते हुए, शुभ रात्रि। पेंग यिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने उसे मारा और भाग गया। किन यांग ने खुशी से उसकी पीठ को देखा क्योंकि वह घबराहट में भाग गई थी। वह इतनी शर्मीली क्यों थी? अगर तुम बिस्तर पर हो, खांसी मत सोचो, कल्पना मत करो। अन्यथा तुम आज रात सो नहीं पाओगे। बस कुछ ही दिनों में किन यांग को लू शी मिया का फोन आया। घर मिल गए हैं। कुल 3, कोई उनसे संपर्क करेगा और घर देखने जाएगा। किन यांग हंसे, इस जीवन में तुम्हारे साथ खेलना समय की बर्बादी नहीं है, गति तेज है। लू शी मिया ठिठुरते हुए हंसे, मुझे डर है कि तुम शादी करने की जल्दी में हो। हाँ, चलो कुछ दिनों में एक साथ खाना खाते हैं। पेंग यिंग के रेस्तरां में जाते हैं। डिंग मी, जू कियान और डू मिंग वेई को बुलाते हैं। मुझे लगता है कि वे भी आएंगे, है ना? तान डोंग ने आह भरते हुए कहा, इन 2 लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम ठीक हो? नहीं, लू शी मिया ने कहा, मैं डिंग एमआई और जू कियान और डू मिंग वेई को लाऊंगा। आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप बहुत दयालु हैं। इंटीरियर को बहुत जल्दी सजाया गया था। चाबी भी उसे भी दी गई थी, जो कि गायब था। 1 महीने बाद उसका 2 कमरे का अपार्टमेंट भी था। इसे बेच दिया, किराया चुकाया। उसी दिन किन यांग ने पेंग यिंग को अपने कब्जे में ले लिया। किन यांग ने पेंग यिंग को नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा है, और पेंग यिंग ने भी नहीं पूछा। जब वे घर बिक्री केंद्र पर पहुंचे तो पेंग यिंग घबरा गई और उसे वापस खींच लिया। किन यांग, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? किन यांग मुस्कुराया। वह मुस्कान ऊपर चमकते सूरज से भी अधिक चमकदार थी। बेशक घर खरीदने के लिए मुझे आपके हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता है। पेंग यिंग दंग रह गई। अचानक उसे याद आया कि उसने क्या कहा था। उसके नाम से घर खरीदते हुए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। किन यांग, आपको ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। उसने उसे एक पैसा नहीं दिया। वह केवल घर पर अपना नाम कैसे रख सकती थी? उस पर फिर क्या आप हमारे दोनों नामों को लिख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका नाम या मेरा लिखने में कोई अंतर है। यह वही है ना? पेंग यिंग ने सोचा, अगर वह और किन यांग शादी कर लेते हैं तो तलाक की कोई संभावना नहीं होगी, जब तक कि किन यांग ने उसके साथ कुछ गलत न किया हो। किन यांग ऐसा नहीं करेगा।
उसने उस पर विश्वास किया। प्रक्रियाएं पूरी करने के तुरंत बाद पेंग यिंग के हाथ में चाबियों का एक और सेट था जो किन यांग ने उसे दिया था। उसके पास एक घर था, एक घर जो किन यांग ने उसे दिया था। किन यांग बहुत खुश थी। चलो इसे देखने चलते हैं। पेंग यिंग शर्मा गई, उसका दिल खुशी से भर गया। हाँ, आस-पास का नज़ारा बहुत अच्छा था। अपार्टमेंट 20वीं मंजिल पर था। पेंग यिंग ने दरवाज़ा खोला। उन दोनों ने अपने जूते पहने और अंदर चले गए। किन यांग ने उसे लिविंग रूम, बालकनी, बच्चों के कमरे और दफ्तर का दौरा कराया। अंत में बेडरूम में रुककर उसने कहा, अगर आपको सजावट का तरीका पसंद नहीं है तो हम फिर से सजावट कर सकते हैं। पेंग यिंग ने जल्दी से कहा, सजावट बहुत सुंदर है, मुझे यह बहुत पसंद है। कमरे को मूल रूप से काफी अच्छी तरह से सजाया गया था। पेंग यिंग इस मुद्दे पर बहुत सख्त नहीं थी, उसे यह बहुत पसंद आया। किन यांग बेडरूम में बड़े 1.8 मीटर चौड़े बिस्तर को देखते हुए, जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से चुना था और बिछाया था, टैन डांग ने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ चाटे। पेंग यिंग ने कमरे में चारों ओर गंभीरता से देखा, बिस्तर को छूने के लिए चली गई। यह देखना चाहती थी कि क्या गुणवत्ता अच्छी है। अचानक किसी ने उसे पीछे से गले लगाया। पेंग यिंग की सांस रुक गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उसने अपने बालों को एक पोनीटेल में बांधा। उसकी चिकनी और गोरी गर्दन पूरी तरह से उजागर थी। अभी भी वह हार था जो उसने उसे पिछली बार दिया था। किन यांग ने झुककर उसकी गर्दन को हल्के से चुमा, भारी सांसें ले रहा था। किन यांग। पेंग यिंग की आवाज कांप उठी। हम्मा। किन यांग उसकी गर्दन पर टिका रहा, उसके कान को सहलाता रहा। उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा पर बह रही थी, जिससे वह कांप उठी। पेंग यिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांसें ली। कमरा बहुत शांत था, वह दोनों लोगों की सांसों को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। पेंग यिंग बेहद शर्मिंदा थी। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे शांति के लिए उनके खाने की जगह को आराम कक्ष में नहीं बदलना चाहिए था, जिससे किन यांग बहुत दूर चली गई। आराम कक्ष में कोई नहीं था व्यक्ति, वह अपने शरीर की खोज में उत्सुक और उत्साही दोनों था। कई बार उसने नियंत्रण खो दिया और यहाँ तक कि हर बार जब उसने कहा, मैं इसे कुछ समय के लिए छूता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बात धीरे धीरे हो गई। वह अपने होंठ को रोने से रोकती है। यह थोड़ा के लिए, मैं इसे बाद में आपके लिए वापस रख दूंगी। पेंग यिंग का चेहरा खून बहाने के लिए काफी लाल था। उसका मतलब यह नहीं था कि यह ऐसा नहीं था। उसने जानबूझकर उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जब उसने उसे छुआ तो किन यांग ने नियंत्रण खो दिया। आज उसने एक मोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसने स्कर्ट को उसकी जांघों तक ऊपर कर दिया। पेंग यिंग छोटी थी, लेकिन उसके अनुपात एकदम सही थे। उसके पैर सीधे और पतले थे, लेकिन वह हमेशा लंबी स्कर्ट पहनती थी। यहाँ तक कि गर्मियों में भी उसे लंबी स्कर्ट पहनना पसंद था। किन यांग ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अब जब उसने उन्हें देखा था, तो वह शायद ही इसे सहन कर सके। देखो, उसने एक खजाना पा लिया था। उसने उसकी चिकनी जांघों को सहलाया और पेंग यिंग का पूरा शरीर शिथिल हो गया। किन यांग। उसकी आवाज जितनी कमजोर हो सकती थी, उतनी थी। किन यांग उत्तेजित थी। उसने अपने होंठ काटे और उसका हाथ एक निश्चित निषिद्ध स्थान को छूने के लिए ऊपर उठा। पेंग यिंग ने जल्दी से अपने पैर बंद कर लिए, उसे हिलने नहीं दिया। किन यांग ने अपनी आवाज उसके कान में दबाई, यिंग यिंग, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्या हम कोशिश कर सकते हैं? पेंग यिंग को चक्कर आ रहा था, लेकिन वह एक बेहद रूढ़िवादी व्यक्ति थी। हमेशा सोचती थी कि इस मामले को अंत तक इंतजार करना होगा। वह शादी के बाद ही ऐसा कर सकती थी, और इसके अलावा
उसने और तान डांग ने पहले ही एक घर खरीद लिया था और शादी का दिन दूर नहीं था। वह बहुत देर तक चुप रही क्योंकि उसने पहले कभी तान डांग को मना नहीं किया था। ठीक है, किन यांग की आवाज भारी हो गई। क्या यह ठीक है? शादी कर लो और फिर करो, तान डोंग। पेंग यिंग की आवाज कांप उठी। किन यांग कोशिश करने के लिए इतना उत्सुक था कि वह फटने ही वाला था। किन यांग ने उसे चूमा, बदमाश की तरह व्यवहार करना जारी रखा। तुम कोशिश नहीं करने वाली हो? क्या होगा अगर शादी के बाद भी यह ठीक से काम नहीं करता है? पेंग यिंग दंग रह गई। यह ठीक से काम नहीं करता है। तुम तुम नहीं कर सकते। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी पैंट कुछ बार कस गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जीव विज्ञान में अच्छी नहीं थी? ओह, ऐसा लगता है कि इसे लंबा खींचने की अभी भी कुछ संभावना है। क्या उसका यही मतलब था? पेंग यिंग ने अपने होंठ काटे। यह सोचने लगी कि क्या इस मामले का कोई बड़ा असर होगा या नहीं। भाड़ में जाओ, तुम्हें किसने मना किया? किन यांग ने अपने होंठ जोर से काटे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे कुछ दिन पहले ही आजमाया था। पेंग यिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर जाग उठा। तुमने इसे कैसे आजमाया? तुम्हारे पास एक और औरत है। यह सोचते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। टैन डोंग पागल हो गया। भाड़ में जाओ, तुमने हाथ कहा। इतने सालों से सिंगल, तुम्हारे हाथ पर भरोसा किए बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? कुछ दिन पहले ब्रेक रूम में मैंने पेंग यिंग को छुआ। जब मैं घर पहुंचा तो वह आग किसी भी कीमत पर नहीं बुझेगी। कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं इसे खुद नहीं सुलझाऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इस मामले के बारे में बात करना बहुत शर्मनाक है, लेकिन पेंग यिंग ने मुझ पर शक करने की हिम्मत की। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आदमी के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेंग यिंग। ओह। खंड 2 अध्याय 98 अतिरिक्त कहानी किन यांग एक्स पेंग यिंग 9.1। किन यांग वास्तव में तुरंत साबित करना चाहता था कि वह बिल्कुल अच्छा है, बेहद अच्छा है। हालांकि पेंग यिंग ने कहा कि वह शादी के बाद तक इंतजार करना चाहती थी। वास्तव में उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। वह बहुत शर्मीली और रूढ़िवादी थी। उसने गर्मियों में कभी छोटी स्कर्ट नहीं पहनी थी। इस मामले में वह स्वाभाविक रूप से बेहद रूढ़िवादी थी। सामान्य रूप से उसे छूने और दुलार करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। हालांकि वह एक आदमी था। किन यांग ने उसे गले लगाया, चूमा और सहलाते हुए उसे सहलाया। क्या हमें शादी तक इंतजार करना चाहिए? तुम बहुत परेशान करने वाले हो। भूखे जोंक की तरह चिपके हुए। पेंग यिंग को नरम करना सबसे आसान है, खासकर उसके साथ। वह जानती है कि इस समय पुरुष बहुत परेशान करने वाले होते हैं, गुस्सा नहीं निकाल पाते। यह शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता। उसने अपने होंठ काटे। उसे देखते ही शर्मा गई। उसकी आवाज मच्छर जैसी थी। अगर तुम सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कर लो। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी पलकें लगातार कांप रही थी। किन यांग इतना उत्तेजित था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने तुरंत दबाव डाला। उसके हाथ लगातार उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे। पेंग यिंग ने खुद को आवाज से बचाने के लिए असहजता से अपने होंठ काटे। अचानक कुछ सोचकर वह डर गई और पागलों की तरह चिल्लाई, किन यांग। हाँ, किन यांग उसके सिर को दफन कर रहा था। एक जीवन का जन्म होने दे, अन्यथा यह पेंग यिंग के लिए अच्छा नहीं है। वह पूरी तरह से शादी करने से पहले गर्भवती हो सकती है। सिर अपने स्वयं के क्रॉच को देखने के लिए लगभग लकवाग्रस्त,
पेंग यिंग उसे नहीं होने दिया अब और नहीं। अपराधी को पकड़ना इतना रोमांचक नहीं है। उसने अपने बालों को बिखेरा, थोड़ा अधीर महसूस किया, लेकिन वह उसका और भी अधिक सम्मान करता था। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो वह संतुष्ट नहीं होता। पुरुष, अगर उनके दिमाग काले नहीं होते तो वे पुरुष नहीं होते। टैन डोंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी पैंट को कसता हुआ महसूस किया। वह मरना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पेंग यिंग को फिर से नीचे दबा दिया। बैंग ओन्ह चौंक गई और जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। टान डांग, वह थोड़ी उदास थी। क्या वह उसका सबसे अधिक सम्मान नहीं करता था? टान डोंग ने उसे चूमा। चूमते हुए उसने मना लिया, अच्छा बनो, फिर ऐसा मत करो। क्या हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं? अन्यथा मैं बेकार हो जाऊंगा। उस व्यक्ति द्वारा एक निश्चित स्थान के खिलाफ दबाए गए। खुद उसके शरीर, उसके हाथ को धोने के लिए दर्पण में उसने कहा, मैं इसे हिलाता हूँ। पेंग यंग, किन यांग का उपयोग किया जाता है। कार में पेंग यिंग अभी भी सीधे अपने हाथ को नहीं देख सकता है। वह रेस्तरां में नहीं जाना चाहती है। वह भी कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। आंग ने लंबे समय तक सोचा, फिर झुक गया और उसे गले लगाया, धीरे से सहवास करते हुए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। हम केवल शादी के बाद ही कर सकते हैं। नहीं, वह किन यांग को मना कर सकती है। हर बार जब वह अंतिम चरण के अलावा उन दोनों ने सबसे अधिक अंतरंग काम किया था, तो वह सबसे अधिक अंतरंगता से काम कर रहा था। एंग यिंग ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, पंजीकरण की तारीख। वास्तव में घर खत्म करने के बाद वह उसे प्रपोज करने के लिए तैयार था। उस रात पेंग यिंग ने अपने माता पिता को घर खरीदने के बारे में बताया। उसकी मां हैरान थी, इतनी जल्दी? पेंग के पिता को भी उस बिगड़ैल किन यांग से इतनी हिंसक हरकत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा, घर कहाँ खरीदना है? पेंग यिंग ने उन्हें पता बताया। मैं तुम्हें कल इसे दिखाने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले दिन पेंग यिंग अपने माता पिता को घर दिखाने के लिए ले आई। पेंग के माता पिता घर से बहुत संतुष्ट थे। पेंग की मां ने उसकी ओर देखा तो किन यांग के माता पिता क्या कहते हैं? घर पहले ही खरीदा जा चुका था और यह केवल पेंग यिंग के नाम पर था। क्या उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी? उन दोनों की शादी अभी तय नहीं हुई थी। इस दौरान किन यांग कई बार उनके घर आ चुकी थी। वे किन यांग से बहुत संतुष्ट थे। पड़ोसी भी पेंग यिंग की अच्छी नज़र की तारीफ करते थे। एक लंबा और सुंदर प्रेमी ढूंढते थे, भरोसेमंद दिखने वाले। पुलिस अधिकारी होने की बात तो दूर, जो भविष्य में उन्हें धमकाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पेंग यिंग दंग रह गई। यह सही है, घर सिर्फ उसके नाम पर था और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। क्या उसके माता पिता उसे बहुत लालची समझेंगे? यह सोचकर वह पल भर के लिए घबरा गई। पेंग के पिता ने भौहें सिकोड़ ली। तभी किन यांग ने फोन किया। पेंग यिंग फोन उठाने के लिए एक तरफ गई और धीरे से पूछा, किन यांग, घर सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। क्या तुमने अपने चाचा और चाची से बात की है? किन यांग मुस्कुराई। मैंने बहुत पहले कहा था, यह हमारा व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि हमें खुश रहना चाहिए। यह सही है। मेरे माता पिता आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। पेंग यिंग ने राहत की सांस ली। कब? क्या हम 1 या 2 दिन में आ सकते हैं? मुझे अपने माता पिता को बताने दो। क्या आपके माता पिता को घर पसंद है? टान डोंग ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि घर बहुत सुंदर है। आपने जो फर्नीचर चुना है वह भी अच्छा है। पेंग यिंग ने धीरे से कहा। वह बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। सब कुछ उसकी कल्पना से बेहतर था।
इतनी खुश थी कि वह तुरंत इस घर में आकर तन डांग के साथ रहना चाहती थी। पेंग यिंग ने जल्दी से खांसी, वह फिर से डगमगा रही थी। नहीं, हमें साथ रहने से पहले पहले पंजीकरण कराना होगा। तन डांग से थोड़ी देर बात करने के बाद पेंग यिंग ने फोन रख दिया, अपने माता पिता की ओर देखा और मुस्कुराई। तन डांग के माता पिता पहले से ही इस बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुश होना चाहिए। तभी पेंग के माता पिता को राहत महसूस हुई। पेंग यिंग ने फिर कहा, उन्होंने यह भी कहा कि वे आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। तन डांग ने पूछा कि क्या यह ठीक है? अगर संभव हुआ तो वह 1-2 दिन में इसकी व्यवस्था कर देंगे। पेंग के माता पिता को लगा कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। उनकी बेटी की शादी पलक झपकते ही कैसे हो सकती है? हालांकि वे बहुत खुश थे, लेकिन वे इतनी जल्दी में थे कि उन्हें अचानक अनिच्छा महसूस हुई। फादर पेंग ने आह भरी, किन यांग को इसकी व्यवस्था करने दो, वह अपने काम में बहुत विश्वसनीय है। पेंग यिंग ने अपना हाथ उसके चारों ओर रखा। पिताजी, आप क्यों आह भर रहे हैं? मेरी बेटी बड़ी हो गई है और उसकी शादी होने वाली है। पेंग यिंग दंग रह गई और बुदबुदाई, शादी होने के बाद भी वह अभी भी आपकी बेटी है। यह बहुत करीब है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप घर जा सकते हैं। मदर पेंग बहुत खुश थी। यह सही है, यह बहुत करीब है। वहां पहुंचने में केवल आधा घंटा लगता है और अगर हम उसे याद करते हैं तो हम उसे देखने के लिए रेस्तरां में जा सकते हैं। तभी फादर पेंग मुस्कुराए, मैंने अभी कहा था। खंड 2 अध्याय 99 साइड स्टोरी किन यांग एक्स पेंग यिंग 9.2। 2 दिन बाद दोनों परिवारों ने एक साथ खाना खाया। दोनों माता पिता मिलनसार और स्वागत करने वाले थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पहली बार एक दूसरे को जानते हों। जब किन यांग और पेंग यिंग की बात आई तो दोनों पक्ष लगभग बिना रुके बात करने लगे। किन की मां को किन यांग की शर्मनाक कहानियां सुनाना सबसे ज्यादा पसंद था। जब वह छोटा था तो वह बहुत जिद्दी था और पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था। जब वह हाई स्कूल में था तो उसने अपने बालों को गोरा करने की भी कोशिश की। किन यांग ने अपना माथा पकड़ लिया और खांसते हुए कहा, माँ, क्या आप बताने के लिए कुछ अच्छी कहानियां नहीं चुन सकती? आप इतनी बुरी बातें कहते हैं, क्या आपको अपना सामान वापस मिलने का डर नहीं लगता? माँ टैन को अचानक होश आया और वह मुस्कुराई, लेकिन मेरे टैन डांग का दिल अच्छा है। वह ईमानदार और ईमानदार है, अन्यथा वह एक आपराधिक पुलिस अधिकारी नहीं होता। माँ पेंग मुस्कुराई और तान डांग की ओर देखा। सास ने अपने दामाद को देखा और जितना अधिक वह देखती उतना ही वह उसे पसंद करती। मुझे पता है, तान डांग वास्तव में अच्छा है। मेरे पेंग ओने के लिए एकदम सही जोड़ी है। आप नहीं जानते, जब ओने छोटी थी उसके पिता सख्त और रूढ़िवादी दोनों थे। ओने छोटी उम्र से ही अंतर्मुखी और शर्मीली थी। कई सालों तक वह नहीं जानती थी कि किसी से प्यार कैसे किया जाए। अब जब वह टैन डांग के साथ है तो उन दोनों को खुश देखकर मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने दिल से पत्थर निकाल दिया है। पेंग यिंग शर्मिंदा थी। किन यांग मुस्कुराई। उसके चमकीले सफेद दांत चमकीले और चमकते हुए दोनों थे। पेंग यिंग ने उसकी तरफ देखा, अपना सिर नीचे किया और चुपके से मुस्कुराई। उन्हें नहीं पता था, उसका कोई प्रेमी नहीं था, इसलिए नहीं कि वह अंतर्मुखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह किन यांग को पसंद करती थी। 10 सालों से उसे पसंद करती थी। माँ किन ने अपने बैग से एक मोटा कैलेंडर निकाला, उसे मेज पर रखा और पेंग यिंग के माता पिता को देखकर मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों में मैंने कैलेंडर देखा है, किसी से आपकी कुंडली मिलाने के लिए कहा है। 5 मई एक अच्छा दिन है। मैंने इस पर विचार किया है। अगर आपका रिश्ता इतना अच्छा है और आपने पहले ही एक घर खरीद लिया है तो क्यों न हम पहले सगाई की पार्टी करें, शादी का फैसला करें
और ससुराल जाए। आपको क्या लगता है? वाकई कमाल है। टैन डोंग ने प्रशंसा की और अपनी माँ की ओर देखने के लिए अपनी भौहें उठाईं। माँ टैन मुस्कुराई, छोटे बेटे, महत्वपूर्ण समय पर मुझे दिखाने देना बेहतर है। बैंक के माता पिता हैरान थे, इतनी जल्दी? पेंग यिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने चुपके से किन यांग को देखा। इस व्यक्ति ने शादी का फैसला इसलिए नहीं किया, है ना? मदर टैन मुस्कुराई और बोली, देखिए, मैंने मास्टर से हिसाब लगाने को कहा था। 5 मई वाकई एक अच्छा दिन है और शादी इस साल अक्टूबर के अंत में तय हुई है। मैंने मास्टर से हिसाब लगाने को भी कहा था। फादर टैन मुस्कुराए, चिंता मत करो, अगर वह मेरे परिवार में शादी करती है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उनका अपना जीवन होगा। जब भविष्य में उनके नाती नातिन होंगे तो हम चारों बारी बारी से उनकी देखभाल करेंगे। वे दोनों अब जवान नहीं रहे। एक ही सोच रखना बहुत मुश्किल था। अगर यह जल्दी या बाद में होने वाला है तो चलो इसे जल्दी ही कर लेते हैं। माँ पेंग ने पिता पेंग की ओर देखा। पिता पेंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर पेंग ओआन्हा की ओर देखा। ओआन्हा ओआन्हा, तुम क्या सोचते हो? पेंग यिंग शर्मा गई। उसने अपने होंठ काटे और थोड़ा सिर हिलाया। वह सहमत हो गई। 5 मई को किन यांग का जन्मदिन था और उसी दिन उसने स्टोर खोला था। उसे बहुत अच्छा लगा। बेटी सहमत हो गई थी और दूसरा पक्ष भी बहुत विनम्र था। उन्होंने अपने माता पिता को कुछ भी कहने के बिना छोड़ दिया। किन यांग मुस्कुराया, उसका हाथ मेज के नीचे पकड़ लिया। उसका अंगूठा उसकी अनामिका को सहला रहा था। अभी भी एक अंगूठी गायब थी। दोनों की शादी किन यांग के माता पिता ने ऐसे ही तय कर दी थी। भोजन के बाद दोनों परिवार थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए। फिर किन यांग पेंग यिंग और उसके भावी सास ससुर को घर ले गया। जब वे घर पहुंचे तो किन यांग ने अपनी माँ को अंगूठा दिखाया। माँ, धन्यवाद। माँ टैन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यह सब अपने पोते और पोती के लिए कर रही हूँ। टैन डांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल तुम अपने पोते को गोद में ले सकोगी। झूठ मत बोलो बेटा, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। माँ किन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। दोनों परिवार इस बात पर सहमत हुए कि सगाई समारोह को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ करीबी दोस्तों को आमंत्रित करना है। एक छोटी सी पार्टी और कुछ औपचारिकताएं ठीक रहेंगी। यह मामला पूरी तरह से माँ किन पर छोड़ दिया गया। किन यांग और पेंग यिंग को केवल अपने दोस्तों से संपर्क करना था, समारोह के लिए कपड़े आजमाना था और बस इतना ही था। सगाई समारोह से पहले किन यांग पेंग यिंग को प्रपोज करना चाहता था। किन यांग इस काम में बहुत अच्छा नहीं था। उसने कई सालों से जू कियान को प्रपोज करते देखा था, लेकिन लू शी मिया ने कैसे प्रपोज किया। जब तीनों भाई साथ में खाना खा रहे थे तो तान डोंग ने पूछा। ल्यूक थोई मिया ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। तान डोंग, मुझे बताओ, ल्यूक थोई मिया, क्या आपने अभी तक अंगूठी खरीदी है? टैन डोंग ने सिर हिलाया, बेशक, आप अंगूठी खरीदने के बाद ही प्रस्ताव कर सकते हैं। लू शी मिया इस प्रस्ताव के बारे में ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं थे। यह उनका और डिंगमी का निजी मामला था। अगर वह उस रात नशे में नहीं होती तो वह जरूर बेहतर तैयारी कर पाते, लेकिन यह मामला वह किन यांग को नहीं बताएंगे। जू कियान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सभी ने असफल प्रस्ताव देखा था। किन यांग ने उनके घाव को नहीं छुआ, केवल पूछा, आप और डू मिंग वेई कैसे हैं? पिछली बार जब वे पेंग यिंग के रेस्तरां में खाना खा रहे थे तो डू मिंग वेई भी आई थी। जू कियान के प्रति उसका रवैया किन यांग से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। आखिरकार वे एक दूसरे को इतने सालों से जानते थे, अलग होना जीवन मरण का मामला नहीं होगा।
इसके अलावा यह बिगड़ैल जूकियान ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हार मान लेगा। अलविदा, मैं पहले शादी कर रही हूँ। किन यांग भी प्रपोज करने के लिए कोई खास रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला तरीका नहीं सोच पा रहा था। उसने पेंग यिंग के रेस्तरां में प्रपोज करने की योजना बनाई। उसने रेस्तरां के कर्मचारियों से मदद मांगी। शेफ और सफाई करने वाली महिला को छोड़कर बाकी सभी युवा पुरुष थे। वे उसकी मदद करके बहुत खुश थे, यहाँ तक कि उत्साह से कह रहे थे, यह बहुत बढ़िया है। लेकिन बॉस, आपका तरीका थोड़ा देहाती लगता है। तान डोंग खांसते हुए बोला, तो क्या आपके पास कोई सुझाव है? वेट्रेस ने कहा, कम से कम रेस्तरां को थोड़ा सा सजाओ, वरना यह उबाऊ हो जाएगा। समस्या यह है कि अगर हम अचानक रेस्तरां को सजा दें, तो क्या मालिक को यह अजीब नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। किन यांग ने कहा, उसके माता पिता को आगे आने देना पूरी तरह से ठीक था। सगाई से एक दिन पहले पेंग यिंग किन की माँ और पेंग की माँ के साथ मेन्यू और ड्रिंक्स की पुष्टि करने के लिए गई थी। फिर किन की माँ ने उसे शॉपिंग करने के लिए घसीटा, बहुत सारी चीजें खरीदीं। पेंग की माँ उसका साथ नहीं दे पाई और 6 बजे से पहले वापस चली गई। किन की माँ ने पेंग यिंग को थाई खाना खाने के लिए घसीटा। 8:30 बजे किन यांग उसे लेने आया। पेंग यिंग ने कहा, मैं अकेले टैक्सी लेकर वापस जा सकती हूँ, तुम उसके साथ वापस जाओ। वह कैसे संभव है? यह बच्चा आज प्रपोज करने वाला है। माँ टैन ने तुरंत कहा, मैं अकेले ही वापस जा सकती हूँ, तुम दोनों जाओ और खेलो। इतना कहकर वह चली गई। बैंग ओआना घबरा गई और उसने टैन डांग का हाथ खींच लिया। टैन डांग मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। चलो, अपने बड़े भाई के साथ खेलने चलते हैं। पेंग यिंग, क्या भाई? फिर से बकवास कर रहे हो? टैन डोंग पेंग यिंग को रेस्तरां में ले गया। रेस्तरां अंधेरा था। पेंग यिंग हैरान थी, आज कोई ग्राहक नहीं। इस दौरान रेस्तरां बहुत अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की संख्या पिछले साल की तुलना में 3 या 4 गुना अधिक थी। हर दिन 9 बजे भी ग्राहक आते थे और यह 10 बजे तक बंद नहीं होता था, जबकि अब 9 बजे ही थे। टैन डोंग थोड़ा घबराया हुआ था, उसका हाथ पकड़ते हुए, चलो अंदर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। पेंग यिंग ने अपने होंठ सिकोड़े, उसका संदेह और भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, तभी उसे पता चला कि किन यांग ने आज सफ़ेद शर्ट और काली पतलून पहनी हुई थी और वह असाधारण रूप से सुंदर दिख रहा था। उसने पहले कभी किन यांग को इस तरह के कपड़े पहने हुए नहीं देखा था। आम तौर पर वह या तो पुलिस की वर्दी में होता था या आरामदायक काले रंग के स्पोर्ट्सवियर में। पेंग यिंग को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किन यांग ने उसका हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला। फूड कोर्ट के बाहर लोग आ जा रहे थे, हलचल और शोर था। दरवाजा खुला और सभी लाइटें जल रही थी। पेंग यिंग अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। रेस्तरां का लेआउट बदल गया था। मेज और कुर्सियां दोनों तरफ खिसका दी गई थी। बीच में एक खाली जगह छोड़ दी गई थी। ठीक बीच में एक बड़ा दिल के आकार का फूलों का कालीन था। हर मेज पर गुलाब की एक टहनी थी। छत पर तैरते हुए गुब्बारे भरे हुए थे। उसका रेस्तरां एक शानदार प्रपोजल सीन बन गया था। डिंग मी, डू मिंग वेई, लू शी मियांग, जू कियान, शेन जिया अपने बड़े गर्भवती पेट को पकड़े हुए और झांग लुन उसे पकड़े हुए, साथ ही पेंग यिंग के सभी कर्मचारी मौजूद थे। उनके चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। किन यांग काफी घबराया हुआ था। उसने अंगूठी निकाली, एक घुटने पर बैठ गया, अपना सिर उठाकर उसे देखा। पेंग यिंग स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा।
क्या आप करेंगे मुझसे शादी? मैं जीवन भर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कर्मचारी उत्साह से चिल्लाएं, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। पेंग यिंग की आंखें लाल थीं। उसकी उंगलियां तनाव और उत्तेजना से कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था किन यांग ऐसी रोमांटिक बातें कर सकता है। उसने सोचा कि कोई प्रस्ताव नहीं था। उसे शुरू में इन चीजों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इनका जिक्र नहीं किया। उसके लिए टैन डांग के साथ रहना पहले से ही एक बेहद भाग्यशाली बात थी। अप्रत्याशित रूप से उसके लिए हमेशा और भी शानदार चीजें इंतजार कर रही थी। पेंग यिंग, कुछ तो बोलो। दीन मैट ने ल्यूक थोई मियाँ के खिलाफ झुककर मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। बैंग ओन ने सूंघते हुए कहा। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपने सामने खड़े उस दीप्तिमान और उदार आदमी को देखा, जो प्यारा और भरोसेमंद दोनों था। हाँ, तन डोंग के लिए यह कोमल और सौम्य वाक्य प्रकृति की ध्वनि की तरह था। तन डोंग ने मुस्कुराकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, उसका हाथ थामा, अपना सिर नीचे किया और उसे चूमा। बंग ओन्हा शर्मा गया। कितने लोग ऐसे होते हैं? डो मिन्हवी मुस्कुराए। यह बेवकूफ तान डांग वास्तव में भाग्यशाली है। थाम ग्याई ने कहा, यह सही है। किसने सोचा होगा कि वह बंग ओन्हा के साथ एक जोड़ा बन जाएंगे और वे शादी करने वाले हैं। तुखियन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने अपना सिर नीचे करके दो मिन्हवी को देखा। दो मिन्हवी ने नजरें फेर ली, व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए। तान डांग अभी भी घुटनों के बल बैठा था। बैंग ओन्हे ने उसे खींचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो और उठो। टैन डोंग ने उसका हाथ खींचा, खड़ा हुआ, उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। शरारती युवा कर्मचारी फिर चिल्लाए, चुंबन, चुंबन, चुंबन। टैन डांग खांसते हुए बोला, चुंबन लेने से पहले तब तक इंतजार करो जब तक कोई आसपास न हो। तुम्हारा बॉस शर्मीला है। सब जोर से हंसने लगे। रेस्टोरेंट के बाहर और भी लोग जमा हो गए। अरे, कोई प्रपोज कर रहा है। यह रेस्टोरेंट मालिक इतना जवान और खूबसूरत है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ खाना खाने आता। बहुत ज्यादा सोचने पर फूल का पहले से ही एक मालिक है। पेंग यिंग ने अपने हाथ की अंगूठी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, मुस्कुराई। किन यांग उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाया, यिंग यिंग, क्या हम कल अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं? बंग ओन फिर से कांप उठा। कल उसका जन्मदिन था। हाँ, फिर से वही मधुर ध्वनि। किन यांग ने संतोषपूर्वक मुस्कुराया। अपने पिछले जन्म में वह इस जन्म में ऐसे सौम्य शेफ से शादी करने के लिए एक महान नायक रहा होगा। सभी ने प्रस्ताव की तस्वीरें और वीडियो ले लिए थे। किन यांग और पेंग यिंग ने अपने फोन पर तस्वीरें और वीडियो सहेजे, फिर सभी के साथ जश्न मनाने के लिए रेड वाइन खोली। थोड़ी देर जश्न मनाने के बाद पार्टी खत्म होने पर 10:30 बज चुके थे। किन यांग ने पेंग यिंग को कार में ले लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने तुरंत उसे चूमने के लिए खींच लिया। पेंग यिंग ने उसकी कमर को गले लगा लिया। पहली बार उसने उसे वापस चूमने की कोशिश की। हाँ, यह पहली बार था जब उसकी जीभ की नोक ने उसे धीरे से छुआ। तान डोंग बहुत उत्साहित था। उसने उसे और भी अधिक जोश से चूमा। चूमते समय उसने भारी सांस ली और कहा, ओआन्हा ओआन्हा, मुझे जवाब देना जारी रखो। पेंग यिंग बेहद शर्मिंदा थी, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात सुनी, उसकी लय का पालन किया और उसे वापस चुमा। पहले टैन डांग ने सोचा कि पेंग यिंग को पता नहीं था, लेकिन यह पता चला कि वह नहीं जानती थी। उसने ऐसा नहीं किया। वह एक छात्र पार्षद है, जीव विज्ञान की प्रतिनिधि है।
वह इतनी विनम्र और बुद्धिमान है, उसे कैसे नहीं पता? हाँ, मुझे एक बड़ा खजाना मिल गया। 5 मई की सुबह किन यांग और पेंग यिंग ने अपने माता पिता से अपने घर के पंजीकरण की किताबें लीं और नागरिक मामलों के ब्यूरो में चले गए। रास्ते में झो फेई फेई ने वैक्सन पर एक संदेश भेजा, हे भगवान, क्या आप एक पल में शादी करने की योजना बना रहे हैं? सावधानी से हिसाब लगाने पर पता चला कि वे दोनों सिर्फ 3 महीने से ज्यादा समय से साथ थे। लेकिन पेंग यिंग को बिल्कुल भी जल्दी नहीं लगी। कोई नहीं जानता था कि वह कब से इस दिन का सपना देख रही थी, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसने पहले इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। प्रक्रियाएं बहुत जल्दी पूरी हो गई। 1 घंटे से भी कम समय में उन दोनों के हाथों में एक और लाल कागज था। पेंग यिंग का चेहरा लाल हो गया था। उसने किन यांग को देखने के लिए अपना सिर उठाया, मुस्कुराई। किन यांग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, चमकते हुए मुस्कुराया, अब से तुम मेरी पत्नी हो। पेंग यिंग मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया। किन यांग को उसकी शर्मीली आदत थी और वह इससे खुश भी था। वह उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर ले गया। कार में बैठते हुए किन यांग ने उसे चूमा और पुकारा, पत्नी। पेंग यिंग ने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, किन यांग, मजाक करना बंद करो। टैन डांग जोर से हंसा, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। टैन डांग बहुत गर्वित है। बैंग ओआने ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और चुपके से मुस्कुरा दी। रात में सगाई की पार्टी के बाद किन यांग पेंग यिंग को वापस अपने नए घर ले गया। उसने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी थी। जो आदमी ज्यादा शराब पीते हैं वे सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उसे डर था कि वह बाद में लापरवाह हो जाएगा, इसलिए उसने अपने भाइयों को दी जाने वाली सारी शराब को धकेल दिया और खुद सिर्फ 3 गिलास पी। पेंग यिंग ने होटल में अपना मेकअप हटा दिया था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसने अभी भी सगाई समारोह के लिए लाल पोशाक पहनी हुई थी। बहुत खुश दिख रही थी और बहुत खूबसूरत भी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, किन यांग उसे चूमने के लिए दरवाजे पर दबाने से खुद को रोक नहीं सका। पेंग यिंग का पूरा शरीर शिथिल हो गया और उसने धीरे से उसे याद दिलाया, किन यांग, मैं पहले नहाना चाहती हूँ। किन यांग ने एक गहरी सांस ली और उसे जाने दिया। ठीक है, मांस पहले से ही उसके मुंह में था और अब उसे उसके उड़ जाने का डर नहीं था। पेंग यिंग ने अपने कपड़े गले से लगाए और बाथरूम में भाग गई। किन यांग ने पहले ही दूसरे बाथरूम में अपने लड़ाकू हथियार धो लिए थे। उसने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी और बेडरूम में चला गया। मास्टर बेडरूम को किन की मां ने सजाया था। बिस्तर की चादरें चमकीले लाल रंग में बदल दी गई थी। यह बहुत खुश लग रहा था। यह वास्तव में एक शादी की रात की भावना थी, किन यांग ने मुस्कुराते हुए सोचा। वह वहां चला गया, कंबल को उठा लिया, हेडबोर्ड के खिलाफ झुक गया और बाथरूम के दरवाजे पर लंबे समय तक देखा। यांग में 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया गया और अंत में बाथरूम का दरवाजा खोला गया। बिस्तर भी उसे देखने की हिम्मत नहीं है। मैं कुछ बार चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, तान डांग, ऐसे मत घूमो। टैन डांग मुस्कुराया और पलट गया, उसके शरीर को दबाते हुए, उसकी ओर देखते हुए। उसके होठों के कोने मुस्कुराहट से भर गए। चलो देखते हैं कि तुम आज कैसे बच पाती हो। पेंग यिंग शर्मा गया और अपनी आंखें ढक लीं। दोनों शर्मिंदा थे और आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज नरम और कोमल थी, किन यांग, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? बिना रोशनी के मैं स्पष्ट रूप से कैसे देख सकता हूँ? हालांकि टैन डांग ने फिर भी बड़ी लाइटें बंद कर दी।
और केवल छोटा टेबल लैंप ही चालू रखा। एक को छोड़ दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पेंग यिंग इतनी शर्मिंदा थी कि उसने एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा, फिर जल्दी से अपनी आंखें नीची कर लीं और अपना सिर घुमाकर चमकीले लाल कंबल को देखा। किन यांग ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर नीचे करके उसे चूमा। पत्नी, मैं शुरू करूंगा, बंगोआन्हा। तान डांग, ऐसा मत कहो। ठीक है, कोई शब्द नहीं, सिर्फ कार्रवाई। पेंग यिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, किन यांग के चुंबन को ध्यान से महसूस किया। किन यांग ने उसके होठों से नीचे तक चूमा। उसने उसकी गोरी गर्दन, उसकी नाजुक कॉलर बोन, उसके मुलायम स्तनों को चूमा, उसका हाथ नीचे सरका, उसके शरीर पर सुरक्षा का आखिरी टुकड़ा हटा दिया, आखिरकार उस जगह को छू लिया जिसे उसने उसे छूने से मना कर दिया था। पेंग यिंग धीरे से चिल्लाई, उसकी हड्डियों में घुसने वाली सुन्न भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई। टैन डांग। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसे पुकारने लगी। वह कुछ पकड़ना चाहती थी, लेकिन सिर्फ चादर और तकिया ही पकड़ पाई। अच्छा रहो, सब ठीक हो जाएगा। किन यांग का गला लगभग भर आया था। वह भी सहना चाहता था, लेकिन इतने सालों से फिल्में देखना बेकार नहीं था। थ्योरी समृद्ध थी। अभ्यास करते समय ऐसा लगता था कि वह अभी भी पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है। उसने बहुत देर तक खुद को रोके रखा। फोरप्ले पूरा हो गया था। उसे बस इतना डर था कि उसे दर्द होगा। उसकी हर हरकत और हाव भाव पेंग यिंग को चरमोत्कर्ष के किनारे पर पहुंचा देता था। बहुत देर बाद किन यांग उठकर बैठ गया, खुद को उसके पैरों के बीच रखा, धीरे से रगड़ा, अपनी आंखें बंद की और हांफते हुए अचानक अपने होठों को सील कर लिया। यिंग यिंग, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। पेंग यिंग की आंखें धुंध से ढकी हुई थी, उसे सपनों की तरह देख रही थी। क्या? अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसका शरीर अकड़ गया और वह अनजाने में पीछे हट गई। उस आदमी की मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, उसकी पीठ को दबाया और उसी समय आगे की ओर बढ़ा। बहुत दर्द हो रहा है, तान डांग। उसने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा। तान डांग ने जोर से सांस ली, उसे चूमा और उसे सांत्वना दी। बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा हो, थोड़ा सहन कर लो। ठीक है, बंगोआन्ह ने अपने होंठ भींच लिए। तुम्हें भी दर्द हो रहा है? ऐसा लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना दर्दनाक नहीं है जितना कि उसे यह अभी भी थोड़ा अनुचित है। किन यांग ने उसे देखा, धीरे धीरे कुछ बार हिलते हुए पेंग यिंग ने सहने के लिए अपने होंठ काटे। किन यांग ने जोर से सांस ली, हर चीज को ध्यान से महसूस करते हुए गहरी सांस ली। धिक्कार है यह एहसास। भले ही मैं मर जाऊं, मैं मरने को तैयार हूं। खंड 2 अध्याय 100 किन यांग एक्स पेंग यिंग की अतिरिक्त कहानी 10.1। रात जोशीले प्यार से भरी हुई थी, कमरा आकर्षक था। पेंग यिंग अराजकता में गिर गई थी, जैसे एक अकेला पाल बह रहा हो। उसे फिर से जीने में सक्षम होने के लिए किन यांग को कसकर पकड़ना पड़ा। किन यांग पागल हो गया था। उसने अपने जीवन में कभी नहीं जाना था कि यह लोगों को इतना मोहग्रस्त कर सकता है, चाहे वह अपने अधीन लड़की से कितना भी प्यार क्यों न करे। यह पर्याप्त नहीं था। आधी रात तक तड़पती रही, पेंग यिंग में सांस लेने की ताकत नहीं थी। किन यांग संतुष्ट और संतुष्ट थी, उसे गले लगा रही थी, उसे धीमी आवाज में मना रही थी। अच्छा रहो, सो जाओ, मैं वास्तव में जारी नहीं रखूंगी। पेंग यिंग बेहद शर्मिंदा थी। आज रात जो कुछ भी हुआ वह उसके जैविक ज्ञान से परे था, उसकी समझ से परे था। किन यांग भी वही थी। पुरुष वास्तव में बहुत भ्रष्ट थे। किन यांग सबसे भ्रष्ट। तुम घृणित हो।
हाँ, तुम घृणित हो। तुम। पेंग यिंग जोर से गाली नहीं दे सकती थी। वह उसे डांटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैन डांग मुस्कुराया, लड़की को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे कुछ बार चुमा। तुम जो भी कहो वह सही है। इस समय आदमी की जुबान शब्दों से परे मीठी है। मनाने में बेहद माहिर। पेंग ओन्ह अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी और अचंभे में सो गई। टैन डांग ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, अवर्णनीय रूप से खुश। उसे अतीत की कई बातें याद आईं। अनजाने में पेंग ओन्ह से जुड़ी यादों को खोज रहा था। हाई स्कूल में पेंग यिंग वास्तव में आकर्षक नहीं थी। गोरी और साफ सुथरी, उसकी उपस्थिति को केवल सुरुचिपूर्ण माना जा सकता था। उसका फिगर छोटा था। वर्दी पहने हुए वह भीड़ में खो सकती थी। कक्षा में काफी खूबसूरत महिला छात्राएं थीं। डू मिंग वेई चमकदार सुंदरता की तरह थी और डिंगमी प्यारी और प्यारी थी। अपने स्कूल के वर्षों में डिंगमी उस प्रकार की लड़की थी जिसे लड़के सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उनमें से कुछ करीबी दोस्त थे। स्वाभाविक रूप से किन यांग ने अन्य महिला छात्रों पर भी कम ध्यान दिया। लेकिन वह पेंग यिंग को जानता था। हर बार जब उसने उसे अपना होमवर्क करने के लिए आग्रह किया तो वह सबसे नरम, स्पष्ट रूप से जल्दी में बोलने वाला था, लेकिन फिर भी उसे जोर से आग्रह करने की हिम्मत नहीं हुई। ग्रेड 11 में पेंग यिंग उससे जल गई थी। उसने उसे गुआंग मिंग दूध का एक डिब्बा दिया। कक्षा के दौरान उसने उसे दूध चूसते, एक स्ट्रॉ काटते, कुछ सुरुचिपूर्ण ढंग से पीते हुए देखा। स्नातक होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। किन यांग ने कक्षा के पुनर्मिलन में कुछ बार पेंग यिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच संबंध कुछ भी नहीं था। बदलाव बस एक सामान्य सहपाठी, लेकिन हर बार जब वह उसे देखता किन यांग को लगता कि वह अभी भी हाई स्कूल की पेंग यिंग है, शांत और स्थिर। इस भावना ने उसे बहुत लंबे समय तक अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि वह अभी भी हाई स्कूल की छोटी छात्रा है, जब तक कि उसने उसे कबूल नहीं कर लिया। किन यांग ने उस रात को याद किया। पेंग यिंग को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया जो गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मुस्कुराया। उसने सोचा, इस जीवन में पेंग यिंग के अलावा कोई और नहीं होगा जो उसके साथ इतना संगत हो। वह किसी अन्य लड़की को भी इतना पसंद नहीं करेगा। उसे पाने के बाद उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। किन यांग और पेंग यिंग ने अभी अभी सगाई और पंजीकरण कराया था। उन्हें अभी तक अपनी शादी की छुट्टी नहीं मिली थी। अगली सुबह किन यांग को पुलिस स्टेशन जाना था। उसने अपने दांत ब्रश किए, अपना चेहरा धोया, दाढ़ी बनाई और बेडरूम में चला गया। पेंग यिंग अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। एक अचंभे में अपनी आंखें खोली, उसे देखा। उसने तुरंत शर्मिंदगी में अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया और सोने का नाटक करना जारी रखा। किन यांग को चकित कर दिया गया था। कंबल में पहुंच गया और उसके चेहरे को रगड़ दिया। मुझे काम पर जाना है। कंबल के माध्यम से उसे गले लगाने के लिए और उसके कान में एक कम आवाज में पूछा गया, अभी भी असहज है। आज उसे मौत के घाट उतारने से पहले हंसते थे। टैन डांग। यह सोचते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बैंग ओन्ह पलट गई, बस हिल रही थी। उसका पूरा शरीर पहले से ही दर्द कर रहा था। पिछली रात को याद करते हुए उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। टैन डांग वास्तव में बहुत ही षड्यंत्रकारी है। बेहद खराब हो गए। या जब किन यांग घर नहीं था तो वह अपने माता पिता के घर पर वापस चली जाती है और अन्य बार वह किन यांग के साथ यहाँ रहती है। कंसीलर की एक परत को जोड़ा गया, तभी वह महसूस करती थी। नाक किसी और से मिली। पेंग यिंग ने दोपहर के भोजन के लिए खुद के लिए बीफ नूडल्स का एक कटोरा पकाया। खाने के बाद उसने सफाई की। उसे याद आया कि उसने कल अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा था। उसका दिल थोड़ा उदास था।
वर्षों से उसने हमेशा डायरी में लिखने की आदत बनाए रखी है। हालांकि वह हर दिन नहीं लिखती है, लेकिन वह सभी महत्वपूर्ण चीजों को रिकॉर्ड करेगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, उसे इसे लिख लेना चाहिए। यह सोचकर पेंग यिंग तुरंत घर लौट आई। उसे इसे अपनी डायरी में जोड़ना था। उसके माता पिता उसे वापस आते देख बहुत खुश हुए। पेंग की मां मुस्कुराई और अपनी बेटी को अपने पास खींचकर पूछा, क्या टैन यांग तुम्हारे लिए अच्छा है? पेंग यिंग शर्मा गई और फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम दोनों नहीं जानते? वह हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मां पेंग ने अपनी बेटी की शर्मीली उपस्थिति को देखा। ऐसा लग रहा था कि किन यांग में कुछ भी अजीब नहीं था और उसे कोई असाध्य बीमारी नहीं थी, इसलिए उसे राहत मिली। मां पेंग ने पेंग यिंग को उसकी चीजें पैक करने में मदद की। पैक करते समय उसने आह भरी, आह, तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारे पिता और मैं दोनों अपरिचित महसूस करते हैं। पेंग यिंग मुस्कुराई, तो जब तुम बीजिंग पढ़ने गई थी तो तुम्हारे माता पिता और भी अधिक अपरिचित रहे होंगे। मां पेंग मुस्कुराई, नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं एक और बच्चे को जन्म देती। पेंग यिंग ने अपने होठों को पर्दा किया, आज रात मैं अपने माता पिता के साथ घर पर रहूंगी। नहीं, मां पेंग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम शादी के तुरंत बाद कैसे अलग हो सकती हो? मैंने तो बस यही कहा था। हम इतने करीब हैं, इसलिए तुम दोनों भविष्य में अक्सर रात के खाने के लिए आ सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे माता पिता रिटायर होने वाले हैं। जब समय आएगा तो एक कुत्ता पाल लेना। तुम दोनों को अब यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। पेंग यिंग, तुम कुत्ते के बराबर भी अच्छे नहीं हो। पेंग यिंग ने सिर्फ गर्मियों के कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पैक कीं। कॉलेज में इस्तेमाल किया जाने वाला सूटकेस ही काफी था। उसने सूटकेस को एक तरफ धकेल दिया। किन यांग के आज रात उसे लेने आने का इंतजार करते हुए रिवाज के मुताबिक उन्हें आज रात उसके घर डिनर के लिए जाना चाहिए। पेंग की मां ने पूछा, क्या कुछ और है? पेंग यिंग, नहीं, मैं बाकी का ख्याल खुद रख सकती हूँ। सिर्फ डायरी थी, वो मोटी डायरी। उसमें उसकी जवानी दर्ज थी, उसका गुप्त प्रेम दर्ज था, किन यांग दर्ज था। अपनी मां के बाहर जाने के बाद पेंग यिंग ने चाबी ली और अलमारी खोली। जब से वह छोटी थी, उसके माता पिता उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी चीजों को कभी नहीं छूते थे। उसकी डायरी को छूना तो दूर की बात थी, लेकिन फिर भी उसने उसे बंद कर दिया। बस अगर हाई स्कूल मूर्खता के साल थे तो कम उम्र का प्यार भी बर्बाद हो सकता था। मेरे माता पिता द्वारा गला घोंटकर मार दिया जाएगा। पेंग यिंग की डायरी, 4 मई 2016। आज किन यांग ने मुझे मेरे रेस्तरां में प्रपोज किया। 1 साल पहले, रेस्तरां खुलने से एक रात पहले, मैं वहां अकेली बैठी थी, अपना फोन पकड़े हुए किन यांग का नंबर देख रही थी। मैं वास्तव में उसे बताना चाहती थी, कल मेरा रेस्तरां खुलेगा, क्या वह यहाँ भोजन करने आ सकता है? मैं रात 7 बजे से 10 बजे तक अकेली बैठी रही, सैकड़ों बार सोचती रही, लेकिन अंत में मुझे अभी भी फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन 5 मई, किन यांग के जन्मदिन पर मैंने रेस्तरां खोला। उस दिन व्यापार बहुत उदास था, ग्राहकों की केवल 3 टेबल थी। लेकिन मैंने खुद से कहा, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वह यह है कि मैंने उस पूरी रात फोन नहीं किया। 1 साल बीत गया। किन यांग ने यहाँ मेरे पछतावे की भरपाई की। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि सबसे अच्छी चीजें हमेशा इंतजार करने लायक होती हैं। 6 मई 2016, 2016 कल टैन डांग और मैं अपनी शादी का पंजीकरण करवाने गए थे। जब हमें विवाह प्रमाण पत्र मिला तो टैन डांग ने मुझे सैन्य तरीके से सलामी दी।
यह वाकई बहुत प्यारा था। उसने कहा, पेंगयिंग, अब से तुम मेरी हो। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलने के बाद उसने अपने शब्द बदले और कहा, अब से तुम मेरी पत्नी हो। इतना प्यारा आदमी कैसे हो सकता है? कल रात। बहुत शर्मनाक। मैंने 10,000 शब्द नहीं, 30,000 शब्द काटे। नहीं, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं शर्मसार हो जाती हूँ। टैन डांग। बहुत बुरा। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? मुझे यकीन है कि इस पहलू में टैन डांग मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे कल से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उसे 1 सेकंड पहले से भी ज्यादा पसंद करता हूँ।